एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, घर पे एक अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो पेरेंट्स का कहना मानते हैं, सारा दिन में कभी भी किसी टाइम पे भी उनकी किसी बात पे हाइपर नहीं होना आपने, ठीक है? और उनकी किसी बात पे उनको इनकार नहीं करना। ये मैं बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर दोबारा बता रही हूँ, ठीक है? बच्चे बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, छोटी सी बात को ज़्यादा फील करते हैं, तो पेशेंस के साथ काम लेना सीखा करें और कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस लेसन में हमने स्पोर्ट टिश्यूज़ पढ़े थे, परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप स्पोर्ट टिश्यूज़ पढ़ी थी, और उसके साथ हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़ स्टार्ट किए थे, दैट वाज जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम है, और फिर हमने जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है? और इसके साथ ही बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे तक आ रहे हैं अब, और टाइम बाय टाइम मैं उनके जवाबात भी दे रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग, ऑब्वियसली बच्चा जब एक चीज़ को इन्वॉल्व होकर सुनता है तो उससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस करता है। तो आपके क्वेश्चंस यही प्रूफ कर रहे हैं कि अब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक लॉन्ग चैप्टर था, चैप्टर 4, ठीक है? और याद रखिएगा कि चैप्टर 4 में से प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो अब तक आ चुके हैं, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में से आपको भी इस तरह से आ सकता है या नहीं आ सकता। ये इसके लिए हम ऑथेंटिक नहीं होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के बारे में हम आपको बता ज़रूर सकते हैं। तो चैप्टर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुका है, 2 MCQs लाजमी आए हुए हैं, और 2 शॉर्ट। तो इस तरह से 2 MCQs 2 मार्क्स हैं, 2 शॉर्ट 4 मार्क्स हैं, ठीक है? 6 हो गए, और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग, यानी 11 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है और पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। 2 MCQs, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग पार्ट, वो कुछ भी हो सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर, जितना भी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है? और टाइम बाय टाइम MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग आपके साथ मैंने साथ साथ डिस्कस भी किए। और बच्चों, इसके बाद भी आपके पास जो यूनिक के नोट्स हैं, दैट इज़ द बेस्ट टूल कि आप वहाँ से देखें, वहाँ से समझें, याद करें। और एक बच्चे ने टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन पूछी हुई थी, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो हमारे यूनिक नोट्स में भी डेफिनेशंस गिवन है। वैसे तो मैं बुक पे भी साथ साथ मार्क करवाती ही जाती हूँ, लेकिन हमारे यूनिक के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 34 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें टर्गर प्रेशर और टर्गर को डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक बार फिर से आपको टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन चैप्टर 4 में पेज 71 में गिवन है। 2 पैराग्राफ्स हैं। सेकंड पैराग्राफ में बच्चों ये तकरीबन लाइन बन जाती है, 5th लास्ट लाइन है, 7th लास्ट लाइन है, जहाँ लिखा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल्स डज नॉट रप्चर। आप इसके स्टार्ट में 2 वर्ड्स खुद से ऐड करेंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल से पहले आप लिखेंगे when plant cells are kept in hypotonic solution, when plant cells kept in hypotonic solution
Due to strong cell wall, these cells does not rupture but instead become rigid. In this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by internal water is named as Turgor pressure and the phenomena is Turgor. ठीक है बेटे, ये है टर्गर प्रेशर और टर्गर की डेफिनेशन। इसके बाद बेटे हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं, इनको डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस होने चाहिए। 2 एमसीक्यूज़ आते हैं बोर्ड में, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप लोग इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकोगे। और टेक्स्ट बुक में तो बहुत थोड़े से दिए होते हैं, लेकिन हमारे यूनिक नोट्स में हंड्रेड्स के हिसाब से दिए हुए हैं। तकरीबन पूरे चैप्टर में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको मैक्सिमम कवर किया जाता है, इसलिए आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। विच ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इससे कौन सा आपको क्लू पता चलेगा कि जिससे पता चल रहा है कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की बेस पे तो हम नहीं कह सकते प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स, क्या सेल के अंदर और सेल के बाहर मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से पार्टीशन हुई है या नहीं, यानी मेम्ब्रेन्स का मौजूद होना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करता है। बी इज़ द राइट आंसर। सी को भी देख लेते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, whether or not the cell contain DNA। B is the right answer, यानी सेल मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस की बेस पे हम उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और अगर सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं तो हम उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं तो हम उनको यूकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एमसीक्यू है, देयर आर डैश माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। आपके स्केल के ऊपर जो आप स्केल यूज़ करते हैं उसके ऊपर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में लाइंस गिवन होती हैं। मिलीमीटर से छोटा यूनिट है माइक्रोमीटर, और 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा 1000 माइक्रोमीटर्स। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 10, 100, 1000 एंड 1/1000। बच्चों यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेकेंड एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूँगी। Dash, there are dash micrometers in 1 millimeter। 1 मिलीमीटर, ये हमारा MCQ नंबर 2 है। ठीक है, हम यहाँ पे बुक के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर डैश माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। इसकी ऑप्शन 10, 100, 1000 और 1/1000 गिवन है। ठीक है, तो राइट आंसर इज देयर आर 1000 माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर बड़ा यूनिट है माइक्रोमीटर से, और ये ही एमसीक्यू रिवर्स फॉर्म में भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मिलीमीटर एक बड़ा यूनिट है और उसके अंदर कितने माइक्रोमीटर्स हैं 1000। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर का पार्ट है, तो उसमें आप लिखेंगे 1/1000, जैसा कि आपकी बुक में बताया है। देयर आर डैश माइक्रोमीटर मिलीमीटर्स, बुक में तो ये बताया है देयर आर डैश माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर, तो 1000 है। 1000 माइक्रोमीटर्स पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर में। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल दीज एक्सेप्ट। सारे काम करती है सिवाय एक के। कौन सा काम है जो नहीं करती है? कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स विरासती मटेरियल होता है इसके अंदर। act as boundary or border of for the cytoplasm, regulate passage of materials in and out of the cell, functions in recognition of cell। तो B, C और D तीनों फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन A वाला फंक्शन नहीं है सेल मेम्ब्रेन का, यानी ये इसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता है। ठीक है बेटे,
फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती है या उसका कंपाउंड नहीं है। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। क्या चीज़ नहीं है? डीएनए, यानी हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, डीएनए नहीं है। तो डीएनए को टिक करेंगे। ठीक है बेटे, डी इज़ द राइट आंसर। सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है सिवाय किसके? किस में नहीं पाई जा रही है, अब आपने ये बताना है। प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। बी एनिमल्स में नहीं होती है, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी होती है। एज वी हैव स्टडीड, प्लांट्स में सेलुलोज से मिलकर बनी है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से और फंजाई में इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, काइटिन। यस, काइटिन। फंजाई में ये काइटिन से बनी हुई है। तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। नाउ द सिक्स्थ एमसीक्यू इज द डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। जिस प्लांट सेल वॉल में जो केमिकल सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो कौन सा है? अब ऑप्शन आ रही है काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज और कोलेस्ट्रोल। तो सी सेलुलोज इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यू है, प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर्स जो प्लांट सेल्स में हैं और एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये भी प्लांट सेल्स में हैं। उन्होंने कहा विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो डी राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है। एट्थ एमसीक्यू है बच्चों, द डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट कंटेन्स द डीएनए ऑफ द सेल। कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल का डीएनए रखती है? मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल के लिए डीएनए रखता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर है। सो डी इज द राइट आंसर। जी बच्चों, नाइन्थ एमसीक्यू है, राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन। राइबोसोम्स क्या काम करते थे? प्रोटीन सिंथेसिस का। यस। और कहाँ पे बनते थे? कंस्ट्रक्ट कहाँ पे होते थे? तामीर कहाँ पे होते हैं? डू यू रिमेंबर इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियोलस। रिकॉल कर लेते हैं। एंड ऑप्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी न्यूक्लियोइड, सी न्यूक्लियोलस, डी न्यूक्लियर पोर्स। तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, तामीर होते हैं। ये एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल where dash are synthesized। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए वो रफ हैं। और राइबोसोम्स का काम तो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी प्रोटीन तैयार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है पॉलीसेकेराइड्स को तैयार करना, प्रोटीन्स, लिपिड्स या डीएनए। तो बी प्रोटीन्स आर द राइट ऑप्शन। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है बेटे। अब उसके साथ ही 11th एमसीक्यू है जिसमें स्मूथ की बात कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। वैसे तो हमने स्मूथ के बच्चों 3 फंक्शंस मार्क किए थे। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि क्या चीज़ तैयार करने में इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ तैयार करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड सिंथेसाइज करवाते हैं, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, लिपिड से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं और लिपिड सिंथेसाइज भी करवाते हैं। जी, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस इन।
माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये एमसीक्यू ये भी हैं, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। लिपिड स्टोरेज, लिपिड को स्टोर करने में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं है, फोटोसिंथेसिस। अब आप ये याद रखिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट प्योरली परफॉर्म करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड एक बच्ची ने बड़ा ही ऑथेंटिक सा सवाल किया हुआ था, उसमें उसने ये पूछा था कि क्या सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज़ है। बच्चों, सेल के अंदर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है ना, जो कि 3 स्टेप्स में हो रही है। मैंने आपको बताया था, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, होती ये 3 स्टेप्स में है। अब आप ये याद रखिएगा, यही सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि हो रही होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में भी सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन याद रखिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह की हो सकती हैं। अगर सेल्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो हो जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस, दैट्स आर ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो सिर्फ होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, और इट कंप्लीट्स इन ओनली 1 स्टेप, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी द सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन याद रखिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। जी बेटे, इसके बाद हमारा एमसीक्यू था 12 के बाद 13 है। द थिन एक्सटेंशंस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नेम्ड एज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थिन एक्सटेंशंस थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, विच वर नेम्ड एज क्रिस्टी। ए वॉज द राइट आंसर, क्रिस्टी। इसके बाद बेटे 14 एमसीक्यू है, क्लोरोप्लास्ट फंक्शंस इन। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है एटीपी सिंथेसाइज करना, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, या डीएनए रेप्लिकेशन। तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। अब 15th एमसीक्यू है बच्चों, विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए। ये वाला एमसीक्यू भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो अपना डीएनए रखता है, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है। इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए, और अपने राइबोसोम्स और अपने डीएनए रखता है, क्योंकि उसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, इसलिए उसका वो अपना डीएनए ज़रूर रखता है। इसी तरह याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट भी अपना डीएनए रखता है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन द डीएनए। ये जो हमारी बुक में दी गई हैं ऑप्शंस, इसमें क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। बुक में हमारे ये जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन एमसीक्यू में उन्होंने दे दिया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो अपना डीएनए रखती हैं। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर भी है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, ये हम उनके रेलिवेंट लेसन में बात पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थर्ड वन ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट की है, तो क्लोरोप्लास्ट भी डीएनए रखता है, ये बात याद रखनी है आपने। सो द राइट आंसर विल बी, अगर ये वाली ऑर्गेनल्स दी हों, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है बेटे। इसका आंसर आपने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनल्स को देखते हुए, जो हमारी बुक में डिस्कस हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रखता है और न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली पूरे सेल के लिए ही डीएनए रखता है, ठीक है।
इसके बाद बेटे यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग उन्होंने डिस्कस किए। वैसे तो मैं आपके साथ जो भी टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर मैं ज़रूर शॉर्ट और लॉन्ग सारे ही डिस्कस करती चली जाती हूँ, आप उनको भी ज़रूर मार्क किया करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, स्टार्ट में हमने 3 फंक्शंस मार्क किए थे सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। 3 फंक्शंस आर देयर ऑन पेज नंबर 57। आप सेकंड लाइन से फंक्शंस को मार्क कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमेबल बैरियर allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside the cell. Second function, in this way cell membrane maintain the internal composition of cell. Third, in addition to this role, cell membrane can also sense chemical messages, can identify other cells. These are the functions. Describe the structure of cell wall. इसमें आप सेल वॉल के टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। किन में होती है, किस केमिकल से मिलकर बनी है, ये सारा पूरा टॉपिक और इसका फंक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ वो फंक्शन भी आ जाएगा फिर जी। डिस्कस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस का टॉपिक है ये, न्यूक्लियस को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों मैट्रिक लेवल पे आके हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये नहीं है कि हम कोई एक क्वेश्चन की बाउंड्री के साथ हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जब हम एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक हमें किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अपने माइंड को आपने थोड़ा ब्रॉड रखना है, आपने ये बात जहन में रखनी है कि वो टॉपिक आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपने विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपने इस काबिल होना है कि आप उसका जवाब इजीली दे सकें, ठीक है। और जो बुक में हमारी डायग्राम्स बनी होती हैं दैट आर वेरी कंपल्सरी, वो बहुत ही कंपल्सरी होती हैं उस टॉपिक के साथ जो टॉपिक पूछा जा रहा होता है, ठीक है। आप कुछ डायग्राम्स मैंने आपको खुद से बना के दिखाई हैं, वो कंपल्सरी नहीं होती हैं, ठीक है। अगर जो बुक में जिस टॉपिक के साथ जो डायग्राम गिवन है वो ज़रूर लेकिन आपने बनानी है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। अब आप ये देख लें कि कोई से 2 या 3 ऑर्गेनेल्स के ऊपर नोट भी आ सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछी जा रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और गोल्जी अपरेटस की। इसमें आप रेलिवेंट इन दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे विद देयर डायग्राम्स। इसके बाद है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। आप लाइसोसोम्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट would happen when a plant and animal cell is placed in a hypertonic solution. बच्चों हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ा था ओस्मोसिस के टॉपिक में, और ओस्मोसिस के टॉपिक में पेज 71 जी क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक मींस जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी इन वाटर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट और एनिमल सेल को रखा जाएगा तो क्या होगा। तो एनिमल सेल जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि एनिमल सेल जो है डज नॉट कंटेन सेल वॉल, दिस इज द एनिमल सेल in hypertonic solution. जबकि दूसरी तरफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन के साथ भी देख लेते हैं। प्लांट सेल्स, आप यहाँ पर एक सेल बना रहे हो प्लांट का जो कि सेल वॉल की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा।
तो प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, इन दोनों सेल्स की चेंजेस क्या होंगी ये देखते हैं। हमें ये पता है पानी हमेशा ओस्मोसिस का रूल है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, या सिंपल वर्ड्स हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर इनसाइड द सेल हाइपो है और बाहर जो है वो हाइपर है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कि एनिमल सेल को या प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक पे रखेंगे तो वाटर विल मूव्स आउट, पानी जो होगा वो मूव करेगा, वाटर विल मूव्स आउट। अब पानी सेल के अंदर से जब एनवायरनमेंट में यानी बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, इस वजह से उस सेल की एक खास शेप मेंटेन नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। ओवरऑल सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर जो होगा वो सेल से बाहर आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल का ओरिजिनल साइज मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ प्लांट सेल्स में सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से होगा तो वही कि वाटर विल मूव्स आउट। वहाँ पे भी पानी बाहर आ रहा था, यहाँ पे भी पानी सेल के अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि पानी ने हमेशा क्या करना है, लो सोल्यूट से या फिर हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ मूव करना होता है, ठीक है ना। तो जब पानी मूव करके बाहर आएगा तो ये सेल बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होगा, सेल ओवरऑल फ्लेसिड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन सेल की सेल वॉल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगी। साइटोप्लाज्म विल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, साइटोप्लाज्म विल श्रिंक इन hypertonic solution when plant cell is kept water will moves out, water will moves out, सेल के बाहर आ जाएगा, एंड साइटोप्लाज्म विल श्रिंक, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल विल श्रिंक। द श्रिंकेज of cytoplasm is known as प्लाज्मोलाइसिस। ये एग्जाम्स में ये टर्म्स प्लाज्मोलाइसिस भी आ सकती है, ठीक है बेटे। क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल्स को रखा जाता है तो वाटर एनिमल सेल्स ही की तरह उनमें से भी मूव बाहर की तरफ करेगा, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फ्लेसिड हो जाएंगे सेल, लेकिन उस तरह से नहीं कि पूरे का पूरा सेल जो है वो श्रिंक हो जाए। ओवरऑल वहाँ पे साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, और साइटोप्लाज्म के श्रिंकेज को या श्रिंक होने के प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है बेटे। ये हमारी बुक में भी डिस्कस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस तरह से डायग्रामेटिकली भी इन दोनों का कंपैरिजन दिखा सकते हैं और लिखेंगे भी। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्रामेटिक डिफरेंस आप शो करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स का माइटोकॉन्ड्रिया के
बी और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स हम देख चुके हैं। उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आउट इनर मेम्ब्रेन बनाती हैं दैट आर नेम्ड एज क्रिस्टी, और जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर तो स्मूथ होती है, इनर जो होती है वो फिंगर लाइक नहीं होती बल्कि सैक्स बनाती है, और वो सैक्स क्या कहलाते हैं, थैलाकॉइड्स। और जब ढेर सारे थैलाकॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं दैट आर नेम्ड एज ग्रेनम। ढेर को या स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड आर नेम्ड एज ग्रेनम, और ग्रेनम जिस फ्लूइड में फ्लोट करते हैं दैट इज नेम्ड एज स्ट्रोमा। ठीक है, और ये थैलाकॉइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज नेम्ड एज क्लोरोफिल, ड्यू टू विच फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटे। उसके बाद है एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। वैसे इस तरह के टॉपिक जो होते हैं जिसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर हो रहे होते हैं वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कोई एक आध बार कोई इस तरह से आए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। फिनोमेना, एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मैटर की मूवमेंट के लिए कौन कौन से फिनोमेना हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन है, सेकेंड वन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। वाटर की मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस है, इसके बाद फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। और बच्चों ये आप लोगों ये जो टॉपिक है ये पूरा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट्स को सारे का सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर पूरा ये होगा, डिस्क्राइब हाउ टर्गर प्रेशर डेवलप इन प्लांट सेल्स। अगेन वही बात, वही सवाल फिर आ गया अभी जो मैंने मार्क करवाया था पेज 71 पे, ठीक है। टर्गर प्रेशर कैसे डेवलप होता है, आप इसका आंसर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट सेल्स live in hypotonic environment. There is low concentration of solute in extracellular fluid in the cell. As a result, water tends to move first inside cell and then inside vacuole. When vacuole increase in size, cytoplasm presses firmly against the interior of cell wall, which expands a little. Due to strong cell wall, plant cells does not rupture but instead become rigid. In this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure and the phenomena is turgor. बच्चों अगर टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन शॉर्ट में आ रही है तो जो मैंने पहले मार्क करवाई है दैट्स इनफ, लेकिन अगर टर्गर प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है तो आपको ये सारा पॉइंट बताना होगा फिर जो मैंने अभी रीड किया है, ठीक है। इसके बाद है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ये हमारी बुक में एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर का, ऑन पेज 67 कंप्लीट टॉपिक है ये, जिसमें एग्जांपल्स के साथ साइज एंड शेप, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स के साथ सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिलेट किया गया है। इसके बाद बेटे डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हमारी बुक में उन डिफरेंसेस को हेडिंग्स के साथ इकट्ठा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स मैंने आपको जब पढ़ाया था तो तब बताया था, पेज नंबर 66 पे ये टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुका है। बच्चों यहाँ पे हम आपको ये ज़रूर बताते हैं कि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर में इस तरह से आया, इस तरह से पूछा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेपर का पता है या हम आपको कोई वो क्लू दे रहे, नहीं। हम प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करें कि किस तरह से ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हेडिंग्स के साथ इनके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर कही थी कि यहाँ पर डायग्राम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की गिवन है, आप यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। येस, यू कैन ड्रॉ प्लांट सेल जो आपकी बुक में इसी चैप्टर में ही गिवन है, ठीक है। आप उसके साइज के साथ डिफरेंस शो कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं।
उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल, सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये सारे डिफरेंस डायग्रामेटिकली भी जब आप शो करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है। एक अच्छा इंप्रेशन इस सेंस में कि आपको सारा नॉलेज अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही साथ में डायग्रामेटिकली भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ये टॉपिक है। इसके बाद है जी एक्सप्लेन हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट सेल साइज। ये सेल सरफेस, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ वाला ही टॉपिक था, पेज नंबर 68 पर, सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, उसके बाद बेटे अगला टॉपिक है डिस्क्राइब मेजर एनिमल टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे सारे एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया गया है, दैट आर एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। और इतना लंबा मैंने आपको बताया कि बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी लेंथ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए। आपको इसमें से कोई एक लॉन्ग टॉपिक आ सकता है, कोई एक टाइप आ सकती है, जैसे आपको एपिथेलियल टिश्यूज में भी द लॉन्ग, मसल टिश्यूज पूछे जा सकते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिसिटीज, लोकेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे प्लांट सेल से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें से भी आपको कोई एक यहाँ पे पूछी तो सारी टाइप्स जा रही हैं, ठीक है ना। सिंपल टिश्यूज, सिंपल की फर्दर मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, और परमानेंट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और स्पोर टिश्यूज। इसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टेट सेल थ्योरी। ये भी वो शॉर्ट है जो एग्जाम्स में सेवरल टाइम पूछा जा चुका है। सेल थ्योरी के 3 प्रिंसिपल्स हमने हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी में पढ़े थे, आज दोबारा देख लेते हैं। वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन पेज 56 3 प्रिंसिपल्स आर देयर। यहाँ पे बुक में तो उन्होंने सवाल किए स्टेट द सेल थ्योरी, और एग्जाम्स में ये इस तरह से भी आ चुका है राइट द सेलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो यहाँ पे हमारी बुक में 3 प्रिंसिपल्स इसके डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट वन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more cells. Cells are the smallest living things, the basic unit of organization of all organisms. Third one है cells arise only by division in previously existing cells. ठीक है बेटे। इसके बाद what are the functions of leucoplast and chromoplast? Leucoplast आपको पता है, पहले हम क्रोमो को देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ब्राइट कलर्ड होती हैं और पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्स। जबकि ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है प्लास्टिड्स की, और ये कलरलेस होती है। तो कलरलेस होती है इस वजह से इनका काम सी से रिलेटेड है। दे स्टोर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और उन रीजन्स में होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। उसके बाद बेटे डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देन हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये बताया था कि when a transport protein molecules move a substance from high to low concentration, the process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. It is also the passive transport. What is meant by hypertonic and hypotonic solution? ये osmosis में उन्होंने tonicity में डिस्कस किया है बच्चों। हाइपर मीन्स ज़्यादा, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट इज नेम्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसके लिए हम 2 से 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपरटोनिक मीन्स
कि उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज़ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोल्यूशंस, उसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक का। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेसर अमाउंट में होती है, कम मिकदार में होती है दूसरे सोल्यूशन की निस्बत, या हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं दैट कंटेन डाइल्यूट सोल्यूशन, दैट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन। एक तो वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, दूसरा ये कि वो डाइल्यूट भी हो सकता है, डाइल्यूट भी कहलाता है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाला जो सोल्यूशन होगा दैट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन लेसर सोल्यूट रखता होगा या कम सोल्यूट रखता होगा या डाइल्यूट कंसंट्रेशन रखता होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। इसके बाद बेटे ये सारी वो टर्म्स हैं, द टर्म्स टू नो, जो हम टाइम बाय टाइम चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 5 पे चलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।